गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 4 में सेकेंड सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम था बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आप लोगों को सर्विस क्या होती है और सर्विस कितने प्रकार की होती है वो मैंने बता दिया था, और उसमें से बैंकिंग सर्विस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब मैं आपको इंश्योरेंस सर्विस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इंश्योरेंस यानी कि बीमा, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मानव जीवन को सदैव अपने जीवन और संपत्ति के संबंध में भय और जोखिम बना रहता है, मतलब जो इंसान होता है, इंसान को अपने जीवन यानी कि अपनी मौत के अपनी जान का खतरा और अपनी संपत्ति के संबंध में हमेशा जोखिम रहती है। यानी कि संपत्ति जो है हमारे बिजनेस की या हमारे घर की, कुछ भी कभी भी चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, किसी भी आकस्मिक घटना के कारण वो क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। ठीक है, और जान भी हमारी जा सकती है, कभी भी जीवन हमारा ख़त्म हो सकता है, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, गंभीर बीमार पड़ सकता है, या उसकी मौत हो सकती है उस बीमारी से। तो जोखिम जीवन के प्रत्येक हिस्से में हर समय विद्यमान रहता है और जोखिम की तीव्रता बदलती रहती है, किंतु जोखिम कभी समाप्त नहीं होता है। तो जोखिम जो होता है उसकी तीव्रता हमेशा बदलती रहती है, यानी कि जोखिम कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जोखिम हमेशा आपको रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो मनुष्य इन जोखिमों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कई रास्ते निकालता है, उसमें से बीमा एक है। ठीक है, तो मनुष्य जो होता है वो अपने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कई सारे रास्ते निकाल लेता है। अब उसमें से हम बीमा जो होता है वो बीमा एक प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम बीमे के बारे में पढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जोखिम से बीमा के द्वारा बचा जा सकता है। मनुष्य अपने जीवन का बीमा करवा सकता है, अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा करके अपना भविष्य सुखमय बना सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवा सकता है और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा करके अपना भविष्य सुखमय बना सकता है। अपनी वृद्धावस्था में बच्चों की पढ़ाई के लिए, विवाह एवं भरण पोषण के लिए धन की व्यवस्था कर सकता है। बीमा मनुष्य की संपत्ति का अग्नि द्वारा नष्ट होने से हुई हानि की, जलमग्न होने, बाढ़ एवं प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानियों की, यातायात की दुर्घटना में होने वाली हानियों की तथा अन्य कई प्रकार से होने वाली हानियों की आर्थिक सुरक्षा करता है। इसलिए हानियों के कारणों एवं प्रकारों के कारण कई प्रकार के बीमा प्रचलित हैं, जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्रिक बीमा, सामाजिक बीमा आदि। तो बीमा जो होता है वो बीमा हमारे क्या करता है कि एक तो हमारे जीवन का बीमा करवा सकते हैं हम, और अपने पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, भविष्य को सुखमय बना सकते हैं। वृद्धावस्था में जब हमसे कमाने की नहीं बनेगी तो हमें पेंशन योजना इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम अभी से प्लान कर सकते हैं, प्लान करने के बाद हम इसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ताकि बच्चे जब मैच्योर्ड होंगे, जब उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा आएगा, तो बीमा कंपनी ऑटोमेटिक उनका खर्चा उठाएगी। अगर हम एक गरीब परिवार से हैं और भविष्य में हमारे बच्चों का विवाह करने में हमें कोई दिक्कत है पैसों की वजह से, तो हम उनके विवाह के लिए भी पहले से पैसा इंश्योरेंस के तहत क्या कर सकते हैं कि जमा करके रख सकते हैं। या हमारा भरण पोषण, जैसे भरण पोषण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वृद्धावस्था में हमें पेंशन ग्रेजुटी के द्वारा हमें पैसा क्या होगा इससे प्राप्त होते रहेगा, तो हमारा भरण पोषण भी आराम से होगा। या किसी प्रकार की मनुष्य की जो संपत्ति होती है वो किसी प्रकार से अगर नष्ट हो, जैसे कि जल के नष्ट हो जाए, या बाढ़ आ जाती है, या प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, या जलमग्न हो जाती है, यानी कि बाढ़ में जैसे किसी भी चीज़, कोई भी वस्तु क्या हो जाती है, डूब जाती है, तो हमें, अगर हमने उस चीज़ का, उस संपत्ति का अगर बीमा करवा रखा है, तो बीमा कंपनी से हमें उसका पैसा प्राप्त हो जाता है, और हमारी हानियाँ जो होती है वो कुछ कम हो जाती है। कंप्लीट नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ कम ज़रूर हो सकती है, कुछ कम हो सकती है। यानी कि बीमा कंपनी जो होता है वो आपका 100% संपत्ति का बीमा कभी कभी देता है, लेकिन वो उसका 50%, 70%, 80% तो आपको दे ही देगा। तो आपकी जो हानि की जो अमाउंट है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब अलग अनेक प्रकार की हानियाँ और अनेक प्रकार के कारण होने के कारण बीमा कंपनी ने भी क्या करा है कि अनेक प्रकार के बीमा हमको प्रेषित किए हैं, जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, सामाजिक बीमा आदि। अब हम बीमे का अर्थ हम परिभाषा समझ रहे हैं। तो बीमा जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का साधन मात्र है। जोखिम का वास्तविक
जोखिम का वास्तविक अंश है हानि की संभावना। यदि हानि होना सुनिश्चित है तो जोखिम न होने से इसका बीमा संभव नहीं है। मतलब बीमा जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो जोखिम जो होता है, जोखिम का वास्तविक अंग है हानि की संभावना। यदि हानि होना सुनिश्चित है तो जोखिम न होने से इसका बीमा संभव नहीं है, क्योंकि हानि होने की निश्चितता से तो हानि से बचने के लिए पूर्व प्रयास किए जा सकते हैं और हो सकता है इसके कारण हानि से बचा जा सके। बीमा को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। तो हानि की संभावना अगर हमें दिख रही है किसी भी व्यवसाय में, तो उसका बीमा संभव नहीं है। बीमा संभव नहीं होता है अगर सुनिश्चित है, हानि अगर सुनिश्चित है जो, तो वहाँ पर बीमा संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर कोई 90 साल का बुजुर्ग इंसान है या 80 साल का बुजुर्ग इंसान है, तो हम उसका बीमा नहीं करवा सकते, क्योंकि उसकी हानि सुनिश्चित है। अगर 80 साल की उम्र में अगर आप किसी व्यक्ति का बीमा करवा रहे हैं, तो बीमा कंपनी उसका बीमा करने से मना कर देगी, क्योंकि वहाँ पर हानि जो होती है वो सुनिश्चित हो गई है। क्योंकि 80 साल की उम्र के बाद वो कभी भी कुछ भी उसे उस बंदे को हो सकता है, इसलिए बीमा कंपनी उस बंदे का बीमा नहीं करवाएगी। हाँ, लेकिन जहाँ पर क्या होता है कि हानि की अनिश्चितता रहती है। जैसे कि अगर आप 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में अगर बीमा करवाते हैं आपका जीवन बीमा, तो वो हानि क्या होती है सुनिश्चित। निश्चितता निश्चित तो होती है, लेकिन क्या होती है कि वो आपको भविष्य में कभी भी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हम बीमा करवा सकते हैं। अब सर विलियम्स बेवरिज के शब्दों में आपको लिखा हुआ है, बीमा जोखिमों से सामूहिक वहन को कहते हैं। तो बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बीमा जो होता है वो जोखिम का सामूहिक वहन, यानी कि जो जोखिम होती है, जोखिम का जो समूह होता है उसके वहन, यानी कि उसके लिए हम कुछ पैसा जो वहन करते हैं वो हमारा बीमा कहलाता है। टॉमस के अनुसार बीमा एक प्रावधान है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति आकस्मिक अथवा अवश्य भावी घटनाओं, हानि अथवा दुर्भाग्य के विरुद्ध करता है। यह जोखिम फैलने का एक स्वरूप है, जोखिम फैलाने का एक स्वरूप होता है। तो बीमा जो होता है एक प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति लेता है और वो आकस्मिक और अवश्य भावी घटनाओं, हानि और दुर्भाग्य के विरुद्ध करना, मतलब कि जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसके विरुद्ध यह एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है। अब हम आगे इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम इसका एक सिंपल सा अर्थ बता सकते हैं आपको। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके अनुसार किसी प्रतिफल के बदले में, जिसे प्रब्याजी कहते हैं, एक पक्षकार यानी कि बीमा करता है दूसरे पक्षकार यानी बीमित को किसी विशेष घटना के घटित होने से एक निश्चित धनराशि तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि बीमा एक प्रकार का अनुबंध हो गया, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक पक्षकार है यानी कि जिस व्यक्ति ने बीमा किया है आपका और जिस व्यक्ति का बीमा हुआ है, दोनों के बीच में एक प्रकार का प्रीमियम होता है, एक प्रकार का प्रतिफल होता है कि हम उसको कुछ पैसा देंगे प्रीमियम के रूप में। तो वह हमें दुर्घटना होने के बाद या हमारा समय पूरा होने के बाद हमें एक क्षतिपूर्ति के रूप में एक पूरा पेमेंट देने का वचन देता है। तो बीमा की प्रकृति या विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बीमा एक अनुबंध है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि बीमा एक प्रकार का अनुबंध होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। बीमा अनुबंध में एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है। लीगल एग्रीमेंट कंपनी एक्ट के द्वारा होता है ना, कंपनी एक्ट के द्वारा होता है यहाँ पर। और एक प्रकार का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब आपको कोई हानि होगी या आपका एक समय ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि 20 साल का बीमा आपने करवा रखा है, ज़रूरी नहीं है कि 20 साल में आपके साथ कोई दुर्घटना होगी तो ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, 20 साल में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई और आपका टाइम पीरियड ख़त्म होता है 20 साल का, कि आपने 20 साल का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो आपको 20 साल के बाद एक आवश्यक अमाउंट जो उस मैच्योरिटी के अंतर्गत दी गई थी, जिसका वचन आपको दिया गया था, वो पूरा पैसा आपको एकमुश्त प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर उसमें कोई पेंशन योजना की अगर कोई
किसी प्रकार का वचन है, किसी प्रकार का प्रमोशन है, तो आपको उसके बाद एक, जब तक आप जिएंगे तब तक आपको एक पेंशन योजना भी वहाँ पर दी जाती है। तो बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता है। नियत प्रतिफल, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने के प्रतिस्वरूप कुछ रकम प्राप्त करता है या प्रीमियम प्राप्त करता है। तो जो नियत प्रतिफल होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति का बीमा करता है तो उन्हें एक निश्चित प्रतिफल प्राप्त होता है। प्रतिफल प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया कि एक प्रकार की हम एक किस्त बना लेते हैं जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, कि जैसे अगर आपने 10 लाख का बीमा करवाया है तो आपकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली या मंथली एक प्रकार की प्रीमियम होती है कि आपको 600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये जो भी है आपको जमा करना है। और उसको आपको कब तक जमा करना है? अगले 20 साल तक। अगर आपने 20 साल का इंश्योरेंस लिया तो 20 साल तक आपको ये पेमेंट जमा करना है। और 20 साल के बाद आपको जो है आपका पैसा पूरा प्राप्त होगा। जैसे सपोज़ मान लो कि अगर आपने 2000 रुपये क्वार्टरली का अगर आपने बीमा करवाया है आज की डेट में, जैसे आज आपकी उम्र 18 साल है और आपने 20 साल का बीमा करवाया 38 साल, तो क्या होगा कि आपने 2000 रुपये क्वार्टरली यानी कि एक साल में 8000 रुपये, 8000 रुपये के हिसाब से आपने क्या करवाया है? बीमा करवा लिया है। तो ये आपकी प्रीमियम है 8000 रुपये साल की। तो 20 साल तक आप करेंगे, 8 दूनी 16, यानी कि 1,60,000 रुपये आप जमा करेंगे बंदे को, बीमा कंपनी को। अब 20 साल के बाद बीमा कंपनी आपको क्या करेगी कि इसका लगभग 40 लाख रुपए, यानी कि आपको लगभग 40 लाख रुपए डबल अमाउंट, यानी कि डबल अमाउंट से भी ज़्यादा 150 गुना, इसका 150 गुना क्या होगा? आपको रिटर्न करेगा। उसके बाद अगर 20 साल के बीच में अगर आपको कुछ होता है तो भी बीमा कंपनी आपको 40 लाख रुपए का पेमेंट करेगा, ठीक है। और 20 साल के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं होता है तो भी आपको बीमा कंपनी 40 लाख रुपए का पेमेंट करेगा। और उसमें उसका 5% के अनुसार, यानी कि जितना आपने पेमेंट जमा किया है उसका 5% या 20% जो भी होता है वो आपको पेंशन के रूप में हर साल आपको पेमेंट करेगा। अगर ये उस प्रीमियम की, उस इंश्योरेंस की कोई गाइडलाइन में अगर वो आता है, तो अलग अलग प्रकार की ये बीमा प्रीमियम होती है, अलग अलग प्रकार के इसमें नियम होते हैं, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स होती हैं, तो वो स्कीम्स आपको देखना पड़ेगी। सेकंड होता है जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा। बीमा के अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो बीमा के अंतर्गत क्या होता है? एक पक्ष जो होता है दूसरे पक्ष को जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा देता है, यानी कि जो बीमा कंपनी है वो बीमा करता है, यानी कि जिस व्यक्ति का बीमा करवाया गया है उसको जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। निश्चित धनराशि, बीमा निश्चित धनराशि के लिए कराया जाता है, इसे बीमा की धनराशि कहते हैं। बीमा के अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, बीमादाता और बीमादार। सद्भावना, बीमा अनुबंध दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होता है। बीमा एक निश्चित अवधि के लिए कराया जाता है। जीवन बीमा की अवधि लंबी होती है जबकि सामान्य बीमा की अवधि वार्षिक होती है। तो सामान्य बीमा की अगर हम बात करें, जैसे हम अगर किसी प्रकार का गाड़ी का बीमा करवाते हैं, किसी मकान, हमारी संपत्ति का बीमा करवाते हैं, तो ये ईयरली होते हैं। और अगर हमने जैसे मेडिक्लेम करवा रखा है तो वो भी ईयरली होगा। लेकिन जीवन बीमा जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। घटना घटित होना, क्षतिपूर्ति के लिए बीमा अवधि में निश्चित घटना का घटित होना और उससे बीमा कराने वाले की क्षति को होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पर संपत्ति का बीमा अगर हम करवाते हैं तो क्षतिपूर्ति के लिए अगर हमने बीमा करवाया है, यानी कि अगर हमें हमारे माल की हानि के लिए पैसा चाहिए या हमने मेडिक्लेम अगर करवाया है जैसे, तो ही हमें उसका पैसा प्राप्त होता है। जैसे मेडिक्लेम में क्या होता है कि अगर आपने साल का बीमा करवाया है, यानी कि आपने जैसे सपोज मान लो 6,000 रुपये का भी मेडिक्लेम करवा रखा है कि 6,000 रुपये आपको इसकी किस्त भरना है प्रीमियम की, तो आपने साल के 6,000 रुपये भर दिए, तो उसके लिए आपका जैसे बीमा 4 लाख का है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में अगर किसी प्रकार की बीमारी आपको होती है और हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होते हैं तो जो एक निश्चित अमाउंट होती है, यानी कि कभी कभी जो होती है अनलिमिटेड भी होती है या कभी कभी ये निश्चित अमाउंट होती है कि भैया 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का आपका जो है वहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा। तो उसके लिए आपका बीमार पड़ना ज़रूरी है और उसके लिए आपको एडमिट होना ज़रूरी होता है। या अगर हमने किसी मकान का बीमा करवा रखा है, किसी संपत्ति का बीमा करवा रखा है और हमें उसका इंश्योरेंस प्राप्त करना है तो उस संपत्ति का नष्ट होना ज़रूरी है। बीमा योग्य हित और जोखिम का मुद्रा में माप, ये इसके और भी करेक्टर्स हैं। अब अगर हम इसकी
महत्व या लाभ की बात करें तो बीमा से व्यावसायिक सुरक्षा होती है। ठीक है, तो निश्चित प्रीमियम चुकाने पर बीमा कंपनी व्यावसायिक जोखिम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है और हमारे व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करता है, और भविष्य में विशेष संकट से हानि होने पर बीमित की क्षतिपूर्ति करता है। इसके कारण व्यावसायिक बड़ी बड़ी जोखिम उठाने में तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर बीमा कंपनी ने आपके व्यवसाय का बीमा करवा रखा है तो जोखिम पूरी की पूरी किसकी होती है? वो बीमा कंपनी की होती है। ठीक है, तो कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति बड़ी से बड़ी क्षतिपूर्ति उठाने के लिए भी वो तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हानि होती है तो इसका पूरा जो दायित्व है वो किसका होगा? बीमा कंपनी का होगा। तो बड़ी बड़ी जोखिम उठाएगा और हो सकता है उससे लंबे से लंबे प्रॉफिट भी कमा लेता है। तो कोई भी व्यवसाय करते वक्त हमें उसका बीमा करवाना आवश्यक होता है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके अन्य लाभों की, अन्य महत्व की। सुरक्षा विनियोग तत्व होता है, तो जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व पाए जाते हैं। इसमें बीमित की निश्चित अवधि के पूर्व मूल्य मृत्यु हो जाने पर बीमा कंपनी उसके उत्तरदायी को एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। इसी प्रकार यह धन उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और निश्चित अवधि तक बीमित के जीवित रहने पर संपूर्ण बीमा राशि उसे चुका दी जाती है। इस प्रकार बीमा में विनियोग और तत्व भी पाया जाता है। तो सुरक्षा और विनियोग दोनों है इसके अंदर, कि अगर एक निश्चित अवधि के पश्चात, जैसे मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि 20 साल का बीमा करवा रखा है और 20 साल के अंदर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये आपके परिवार की एक प्रकार की सुरक्षा भी है। और अगर 20 साल के बाद अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है, 20 साल के अंदर अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो 20 साल के बाद जब ये पेमेंट आपको मिलेगा तो एक प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, कि बुढ़ापे में आपको इतना सारा अमाउंट एक साथ मिलेगा तो आप उसके लिए कुछ भी अपना नया बिजनेस डाल सकते हैं। और उस उम्र में जब आप नौकरी नहीं कर पाएंगे या कोई किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे तो बीमा कंपनी से आपको एक सुरक्षा एक प्रकार का इनकम का सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। बचत को प्रोत्साहन मिलता है। बीमित बचत कर बीमा शुल्क को चुकाता है। यदि इससे चूक जाता है तो बीमा पत्र के निरस्त होने की संभावना रहती है, इसलिए वह बचत करने को विवश हो जाता है। ठीक है, तो जो बंदा कमा रहा है, जो सैलरी कमा रहा है, वो क्या करेगा कि एक निश्चित अमाउंट की बचत करना शुरू कर देगा, तो उससे उसमें बचत की आदत भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं किस्त नहीं चुका पाया तो मेरा बीमा जो है वो निरस्त हो जाएगा और जो पैसे मैंने चुकाए वो भी लैप्स हो जाएंगे। तो वो एक प्रकार की बचत करेगा और भविष्य के लिए वो पैसे बचाना शुरू कर देगा। बीमाकर्ता को लाभ होता है। बीमाकर्ता कई व्यक्तियों की जोखिम लेकर विशेष संकट या दुर्घटना से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करता है। वह अनेक व्यक्तियों से प्राप्त शुल्क में से हुई हानि की क्षतिपूर्ति कर देता है। इस कार्य से उसे आय प्राप्त होती है। और भी इसके कई सारे लाभ हैं, जैसे बीमाकर्ता को लाभ है, बीमाकर्ता की साख में वृद्धि है। ठीक है, इस प्रकार के आपको 5 या 6 पॉइंट इसमें पढ़ना है। जोखिम का वितरण और अन्य लाभ, ये सारे लाभ हैं इसके। तो आज के लिए सिर्फ इतना।